हेलो दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं स्टोरी बुक। हाँ दोस्तों, स्टोरी बुक। हाल में ही मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले हॉरर पॉडकास्ट था और आप अब कमेंट करके बताइए कि ये नया नाम स्टोरी बुक कैसा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे काली झील की दूसरे भाग की कहानी को लाने में काफ़ी वक्त लग गया, जिसका कारण ये था कि मेरा मोबाइल जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ वो किसी कारण से ख़राब हो गया था। बहुत जल्दी जल्दी उसे मैंने रिपेयर करवाया और आप सभी के लिए तुरंत ही काली झील की डरावनी कहानी का दूसरा भाग लाया। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गवाए हुए जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन्स को लगा लीजिए और आंखों को बंद करके मेरी इस डरावनी कहानी का आनंद लीजिए। तुम एक काम करो, तुम कल सुबह आ जाओ, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। उस भाई साहब ने निराशा में होकर हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने फटी पुरानी थैली से एक लिफाफा निकाल के मुझे दिया और निराश होते हुए एक चीज़ कहा, अगर मौका मिला तो दोबारा फिर आऊँगा। और ये कहकर वो तुरंत ही मेरे ऑफिस से बाहर चला गया। मैं उसे देखकर काफ़ी हैरान हो गया और कहने लगा, क्या पागल आदमी है, भले इतनी रात में इतने सुनसान और डरावने जगह पर कौन जाता है। उसके जाने के बाद मैंने उसके दिए हुए लिफाफे को छू कर देखा देखा तो वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी वजनदार था। मैंने उठकर ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर आराम से बैठकर उस लिफाफे को खोला। जब लिफाफा को खोला तो देखा उसके अंदर 10 के काफ़ी नोट थे। करीबन 50 नोटें थीं और उन्हीं नोटों के बीच में एक कागज भी था जिस पर लिखा हुआ था, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा और नोटें दूंगा। अब पैसे को देखकर मेरा मन थोड़ा सा बदल गया। दूसरे दिन मैंने उस झील की ओर जाने का फैसला किया और फिर अगले दिन सुबह अपने जान पहचान के ही कुछ लोगों से उस झील के बारे में बातचीत की कि वो झील कहाँ पर है, वो झील वाकई में कैसा है। थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर सीधे मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो करीबन सुबह के 11 बजे का समय हो रहा था। वो झील तो नीचे से कुछ ठीक से दिखलाई नहीं दे रही थी, पर पहाड़ों पे चढ़कर जब मैंने उसे देखा तो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से उसके चमकने की रोशनी मुझे थोड़ी थोड़ी दिखलाई दे रही थी। मैंने अपनी बाइक को एक साइड पर खड़ा कर दिया और उन बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे उतरकर मैंने उस झील को देखा। झील का पानी काफ़ी साफ था। सूरज की रोशनी झील पर पड़ने की वजह से उस झील का पानी बिल्कुल किसी शीशे की तरह चमक रहा था। वो झील काफ़ी ऊपर नहीं था, करीबन मुश्किल से 10-15 मिनट में चढ़कर उसकी ऊंचाई पर आराम से पहुंच सकते थे। मैंने उस जगह को काफ़ी अच्छे से देखा। मैंने इस जगह के बारे में सुना था कि आज से काफ़ी साल पहले लोग यहाँ पर घूमने फिरने आया करते थे, लेकिन रात को ये जगह किसी कब्रिस्तान की जैसे पूरी शांत हो जाती थी। कुछ लोग तो शाम के वक्त भी यहाँ पर आया करते थे, पर यहाँ पर कुछ ऐसे हादसे हुए, एक के बाद एक लोग गायब होने लगे और कुछ वक्त बाद लोगों ने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया। मैं ये सब बातें सोचते सोचते उस झील के पास चला गया। उस झील के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। धूप निकलने के बाद भी उस जगह पर काफ़ी ठंडी थी। मैंने अपनी हैट को उतार कर अपनी हाथ में ले ली। एक बार सब जगह सर घुमा कर देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। हो सकता है कि यहाँ पे जो हादसे हुए हों उसके पीछे किसी मगरमच्छ या किसी अन्य जानवर का हाथ हो सकता है। इस वजह से मैं उस झील के आसपास घूमकर काफ़ी अच्छे से उस जगह को देखा। सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। मैंने चलते चलते झील के चारों ओर से झील के अंदर देखा। झील का पानी भी एकदम साफ सुथरा था। पता नहीं क्यों लोग इसे काली झील कहते थे। तभी मुझे अचानक से अपने पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी।
मैंने तभी अपना सर घुमाकर पीछे की ओर देखा तो मुझे कोई देखकर पेड़ के पीछे छुप गया। उस चीज की वजह से मैं थोड़ा घबरा गया। अपने पीछे वाले जेब में रखे हुए चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया। कुछ देर तक तो पहले की तरह वहां पर सब कुछ बिल्कुल शांत था, पर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था। इस वजह से मैं पीछे जाकर देखने लगा। मैं तसल्ली करके फिर से दोबारा झील के पास पहुंचा। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां से पर्वत का रास्ता काफी दूर था। एक ऐसी जगह जहां पर किसी की आसानी से नजर भी ना पड़े। एकदम शांत, एकदम ठंडी हवाएं, चारों ओर हरियाली, एकदम बड़े बड़े पेड़। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, वहां पर इतनी हरियाली होने के बावजूद भी वहां पर कोई पंछी नहीं था, कोई मेढक नहीं, कोई भी छोटा मोटा जानवर तक नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहकने की आवाज भी मेरे कानों में नहीं पड़ रही थी। ये सब सोचकर मैं काफी हैरान था। इधर उधर सोचते सोचते मैं झील के पास चला गया। तभी आगे एक बहुत पुरानी लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जहां पर कुछ नावें बंधी हुई थीं। उन नावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। वो काफी छोटी थी, उसमें करीबन सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस नाव में बैठकर इस झील के अंदर थोड़े से चक्कर लगाए जाएं। इसलिए मैं जाकर उस नाव में बैठा। नाव में बैठने के बाद मैंने झील के पानी को छू कर देखा। वो पानी बिल्कुल ठंडी थी। उस पानी को छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सी सीलन दौड़ गई। उस पानी में मेरी परछाई मुझे दिख रही थी। उस पानी को जांचने के लिए थोड़ा सा पानी मैंने अपने हाथ पर उठा लिया। हथेली पर एक अजीब सी जलन होने लगी। तभी मैंने एक बात को वहां पर नोटिस किया। हाथ में लेते हुए पानी अपना रंग बदलने लगा था। उस पानी को हाथ में लेते ही अचानक से वो पानी काला होने लगा, एकदम काला गंदा होने लगा, जैसे कि किसी गटर का पानी हो। और उस पानी से इतनी गंदी और सड़ी हुई बदबू आने लगी जैसे कि कोई लाश से आ रही है। उस बदबू से मुझे उल्टी जैसा होने लगा। मैं सोचने लगा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अभी तो पानी एकदम साफ सुथरा था, फिर अचानक से ये अपना रंग कैसे बदलने लगा। मैंने तभी झट से उस पानी को नीचे फेंक दिया और अपने दोनों हाथ पोंछने लगे। जैसे ही मैंने उस पानी को नीचे फेंका, किसी ने जोर से एक डंडा मेरे पीठ पर बजा दिया। मेरे पीठ पर जोर से दर्द हुआ। वहीं पास में एक लकड़ी के खंभे पर मैं अपनी पीठ को लगाकर बैठ गया। पीछे देखा तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो मुझ पर डंडे बरसाने के इरादे से मेरे पास बढ़ रहा था। उसका वो गुस्सा, उसका वो भयानक सा अवतार देखकर मैं पीछे हटने लगा। कुछ देर तक तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। वहां से रेंगते हुए पीछे हटते हुए मैंने बोलने लगा, अरे काका, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। अरे मैं यहाँ पर थोड़ा सा जांच पड़ताल करने आया हूँ। पर वो आदमी गुस्से में इतना आग बबूला था कि उसे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही थीं। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और बस डंडा लेकर मेरी ओर बढ़ता रहा। तभी मैं वहां से उठकर तेजी से भागने लगा और वो बूढ़ा आदमी भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा और वो बस एक ही बात कह रहा था, औरों की तरह तुम भी मारे जाओगे। ये पानी, इस पानी को पीना मना है। तुमने कैसे इस पानी को छुआ? औरों की तरह तुम भी मर जाओगे। ये पानी नहीं बल्कि श्राप है, श्राप। उस आदमी ने मुझे बोलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। उस आदमी की वजह से मुझे अपनी जांचबीन को वहीं पर आधा अधूरा छोड़कर वहां से भागना पड़ा।